अब देख आ रही है। हाँ, ठीक है, चलो शुरू करें यूनिट। तो लास्ट यूनिट, सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट, दिस इज आर एसएचएम एंड वेव्स। इसको दो पार्टों में हमने पढ़ना है। इसका पहला पार्ट क्या है? एसएचएम स्टैंड्स फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, विच स्टैंड्स फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो एक शब्द तो यहां अपने दिमाग में जरूर पल्ले पड़ रहा है, दैट द वर्ड इज आर मोशन, दैट वर्ड इज आर मोशन। हमने मोशन कई तरह के पढ़ रखे हैं। कैसा कैसा मोशन पढ़ रखा है? रेक्टिलिनियर मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, है ना, ये दो तरह के मोशन होते हैं। जो वाइब्रेटरी मोशन है, वाइब्रेटरी मोशन तो तुम्हारा फोन वाइब्रेट करता है, जो वाइब्रेटरी मोशन है, अगर उसी के एम्पलीट्यूड को बढ़ा दिया जाए, जो वाइब्रेटरी मोशन उसके किसको बढ़ा दिया जाए? एम्पलीट्यूड को बढ़ा दिया जाए, तो कहीं ना कहीं वो एक तरह से ऑसिलेटरी मोशन हो जाता है। ऑसिलेटरी मोशन आप सब समझते हैं इस वर्ड से क्या मतलब होता है इसका? जो टो एंड फ्रो करे। टो एंड फ्रो का मतलब क्या होता है? अपने एक ही पोजीशन को बार बार वो रिपीट कर रहा हो, उस तरह के मोशन को हम क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। और उस ऑसिलेटरी मोशन का भी एक स्पेशल मोशन को हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक। अब वो स्पेशल मोशन क्या होगा हम सीखेंगे आगे। मतलब ऑसिलेटरी मोशन बहुत बड़ा मोशन है, बहुत क्रिटिकल मोशन है। उसका भी सबसे इजीएस्ट पार्ट हमारे सिलेबस में है, दैट इज आर सिंपल हार्मोनिक मोशन। हम इसको पढ़ेंगे, और इसको पढ़ने और सीखने से पहले हमने एक चीज सबसे पहले सीखनी है, दैट इज आर पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक मोशन सीखने से पहले क्या? पीरियोडिक फंक्शन। आप पीरियोडिक वर्ड का मतलब समझते हो? यस। व्हाट इज पीरियोडिक? विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। इसको हम क्या कहेंगे? पीरियोडिक। एनसीईआरटी के पहले क्वेश्चन में 3-4 एग्जांपल से मैं डिस्कस भी करूंगा। किसको कहते हैं पीरियोडिक? विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। लेट्स टेक एन एग्जांपल। इन जनरल हमारी क्लास की टाइमिंग क्या है? 6:45। अदरवाइज आप लेट रहे होते हो, अलग बात है। तो क्लास की टाइम क्या है? 45। अगले दिन फिर क्लास कब लगती है? 6:45। नेक्स्ट दिन फिर क्या होता है? 6:45। तो हमारी क्लास किस तरह से है? एक पीरियोडिक की तरह से। ये सुन लो, आपके स्कूल की जो टाइमिंग तरह से कैसी है? पीरियोडिक है। सबसे बेस्ट एग्जांपल, सनराइज और सनसेट कैसा एक तरह से? पीरियोडिक। लगभग वही 6, 6:30, 7 बजे के आसपास सनराइज होता है, और शाम के वही 6, 6:30 बजे के आसपास क्या होता है? सनसेट होता है। दिस मोशन इज ऑल्सो अ पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन क्या होता है? विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। ऐसे मोशन को हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। और मैंने आपको फंक्शन पढ़ाया था। आप में से कुछ बच्चे हैं जो शुरू से मेरे पास पढ़ रहे होंगे, उनको अच्छे से याद होगा। मैंने आपको क्या पढ़ाया था? फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? 4 तरह के फंक्शन बताए थे आपको। क्या क्या? एल्जेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। यार 4 टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? एक चीज दूसरे चीज के साथ कैसे रिलेटेड है, इसको हम क्या कहते हैं? फंक्शन, है ना। जैसे एग्जांपल याद दिला दूं तुम लोगों को, बहुत डिटेल में मैंने ये पढ़ाया हुआ है। y इज इक्वल टू 3x²। नाउ इट इज y इज अ फंक्शन ऑफ x। why so? for different value of x you will get different value of y। तो y किसका फंक्शन है? x का। और ये कैसा फंक्शन है? एल्जेब्रिक फंक्शन है। इसी में अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री यूज करूंगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तो ये कैसा फंक्शन हो जाएगा? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर मैं इसमें एक्सपोनेंट यूज करूंगा तो ये कैसा फंक्शन हो जाएगा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर इसमें मैं लॉगरिथमिक यूज करूंगा तो कैसा फंक्शन हो जाएगा? लॉगरिथमिक फंक्शन। तो फंक्शन 4 तरह का ही होता है। उसी फंक्शन की एक स्पेशल कैटेगरी है, दैट इज कॉल्ड योर पीरियोडिक फंक्शन। जैसे बनी हुई है 6, 7, 8, 9, 10, लेकिन उसमें से फिर कोई हाउस बन जाता होता है ना, ब्लू हाउस, नीला हाउस, ग्रीन हाउस, ऐसा हाउस। और वो हाउस जो बन गया तो कोई नई क्लास बनी कि पुराने क्लास के बच्चों को मिक्स करके एक नया हाउस बनाया गया। पुरानी क्लास के बच्चों को मिक्स करके एक नया हाउस बनाया गया। बोलो यस और नो। लाइक वाइज हमारे पास फंक्शन 4 तरह के ही थे। कौन कौन से? एल्जेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, लाइक उन फंक्शन में से ही कोई एक फंक्शन कैसा हो सकता है?
कैसा हो सकता है बोलो बेटा? पीरियोडिक फंक्शन। उसी फंक्शन का टाइप कैसा होता है? पीरियोडिक फंक्शन। किसको कहेंगे पीरियोडिक फंक्शन? वो फंक्शन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, और उस फंक्शन को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के तरीके को पीरियोडिक फंक्शन कहेंगे। जरा देखना जरा ध्यान से, फंक्शन लिखने का तरीका मैंने आपको पहले भी सिखाया था। इट इज रिटन एज लाइक दिस, एफ एक्स। यस और नो? याद है? मेरे पुराने लेक्चर्स निकाल कर रिवाइज करो, आपके नोट्स कॉपी में बहुत क्लियर लिखा हुआ होगा। और जिन्होंने ये चीजें नहीं पढ़ी है उनके साथ मुझे काफी दुख है। आप फिर से मेरा लेक्चर रिवाइज करो, ये सीखनी बहुत जरूरी है। बेसिक चीजें, इसके बिना आपको अच्छी क्लैरिटी नहीं होगी। तो नाउ दिस इफेक्ट इज f(x) is a function of x। अब ध्यान से देखना जरा, मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं, एक्सप्लेन भी करूंगा। f(x plus t is equal to f(x)। अगर कोई इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, नाउ दैट फंक्शन इज अ पीरियोडिक फंक्शन। बोलो सर ये आपने क्या लिख दिया? देखो बहुत ध्यान से देखोगे, f(x) का मतलब क्या है? x is a function of f is a function of x प्लस t। t को कहते हैं हम पीरियोडिसिटी। क्या कहते हैं t को? बोलो बेटा, पीरियोडिसिटी। और ये क्या है? ये वो टाइम है जिसके बाद वो फंक्शन खुद को रिपीट करता है। जैसे अपनी क्लास में वो टाइम क्या है? 24 आवर्स। सनराइज और सनसेट में वो टाइम क्या है? 24 आवर्स। ये वो टाइम है जिस टाइम के बाद ये अपने मोशन को रिपीट करता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है ना? सो दिस t इज कॉल्ड माय पीरियोडिसिटी। इट इज द टाइम इंटरवल आफ्टर विच इट रिपीट्स इटसेल्फ। थोड़ी और कंसेप्ट की क्लैरिटी होगी, मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल लूंगा। अब सबने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी होगी, जिन्होंने नहीं पढ़ी है ध्यान से देखो। और एक स्पेशली नॉन मेडिकल मेडिकल दोनों स्टूडेंट्स अपने ट्रिग्नोमेट्रिक सारी वैल्यूज को गो थ्रू पढ़ेंगे। जरूरत पड़ेगी वही आपको यहाँ। There are so many examples of periodic function. I am taking a very specific example, and that example is of sine function. या इसको आप कह सकते हो साइनोसोडियल फंक्शन। नाम सुना है? जो साइन वर्ड आप यूज करते हो ट्रिग्नोमेट्री में, वो साइन वर्ड कहां से आया है? इट केम फ्रॉम द वर्ड साइनोसोडियल। इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? साइन फंक्शन। ये इसका शॉर्ट फॉर्म है जिसको आप साइन को साइन बोलते हो। ठीक है, कॉस को साइन का शॉर्ट। पता है ये बात की नहीं पता? नहीं पता तो पता हो जाएगा। ये जो साइन आप वर्ड यूज करते हो या कॉस वर्ड यूज करते हो, कॉस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ कोसाइन। लाइकवाइज साइन इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ, का शॉर्ट फॉर्म है साइनोसोडियल। ये देखो कैसा होगा जरा। आप कभी साइन का कर्व देखो, देखो इस तरीके से कर्व होता है साइन का। बोलो बेटा क्लियर है कि नहीं? कुछ इस तरह से साइन का कर्व होता है। अब सबने पढ़ा होगा मेडिकल वाले बच्चों, देखो ये साइन का कर्व है बेसिक। साइन की कहां से कहां के बीच में लाई करती है? इट ऑलवेज लाइज फ्रॉम +1 to पॉइंट। अगर इसके टाइम इंटरवल्स को आप देखोगे तो ये कर्व कहां से शुरू होता है? बहुत ध्यान से देखो, इट स्टार्ट फ्रॉम 0। नेक्स्ट इंटरवल इज माय π/2। द नेक्स्ट इज माय पाई, बोलो यार। द नेक्स्ट इज माय, बोलो 3π/2। अरे यार बहुत बुरा हाल है तुम लोगों का। π/2 ऐड करते चलो ना। 0 में π/2 ऐड किया, क्या हो गया? π/2। π/2 में फिर π/2 ऐड करो, क्या हो जाएगा? पाई। पाई में π/2 ऐड करो, क्या हो जाएगा? 3π/2। फिर π/2 ऐड करो, क्या हो जाएगा? हाँ जी 2π। फिर π/2 ऐड करो, 5π/2। फिर π/2 ऐड करो, 3π/2, 3π। फिर π/2 ऐड करो, π/2। फिर π/2 ऐड करो, एंड सो ऑन। बात समझ आ रही है? भाई मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए तो मैं हमेशा कहता हूं आप केवल ये याद रख लो, आपको सब कुछ याद हो जाता है वैसे ही है ना। ये किसका कर्व है? साइन का। साइन 0 देखो 0, साइन π/2 1, साइन पाई 0, साइन 3π/2 -1, साइन 2π 0,
साइन 5 पाई बाय 2 +1 साइन 3 पाई 0। इस कर्व से सारी बात हमें क्लियर हो सकती है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अब ध्यान से देखना जरा सा, अगर आप साइन के कर्व को क्लोजली ऑब्जर्व करो तो आप देखोगे कि साइन का कर्व तो रिपीटेटिव कर्व है। पहला ये है और इस इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ये है, टाइम के बाद एंड सो ऑन। बोलो यस और नो। So the curve of sine is a repetitive curve। और कितनी देर के बाद ये रिपीट हो रहा है? अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करो तो ये इट इज रिपीटिंग आफ्टर 2 पाई, नेक्स्ट इज 4 पाई, नेक्स्ट इज 6 पाई एंड सो ऑन। ये रिपीट कितनी देर के बाद करता जा रहा है? बोलो बेटा। 2 पाई के बाद क्या कर रहा है? रिपीट करता जा रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि साइन का कर्व कैसा है? पीरियोडिक कर्व है। देखो 0 पे 0, 2 पाई पे 0, 4 पाई पे 0, 2 पाई के बाद चेक करते जाओ, पूरी कर्व की शेप ही रिपीट हो रही है। इसका क्या मतलब है? साइन की सारी वैल्यू 2 पाई के बाद क्या होती है? रिपीट, है ना? इसका मतलब अगर आप ऐसे कहीं लिखा है साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? बोलो जरा। और साइन 2 पाई प्लस 30 की वैल्यू कितनी होगी? इट इज ऑल्सो हाफ। साइन 2 पाई के बाद वो वैल्यू चेंज होती ही नहीं है, सेम वैल्यू क्या करता है? रिपीट करता है। देखो सेम बात नहीं हो गई? इट इज fx एंड 2 पाई प्लस fx बोथ आर बोथ वैल्यूज आर सेम। और यहां t की वैल्यू कितनी हो गई? 2 पाई। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो साइन फंक्शन इज अ पीरियोडिक फंक्शन। यहां से बहुत ही क्लियर हो गया कि इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन। इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन हैविंग पीरियोडिसिटी कितनी है? बोलो पीरियोडिसिटी। हैविंग पीरियोडिसिटी 2 पाई। लाइकवाइज अगर आप कोसाइन फंक्शन को देखोगे तो वो भी बहुत ही इससे सिमिलर है। यहां देखो मैं कोसाइन फंक्शन की डिस्कशन कर देता हूं पहले आपके पास, फिर दोनों आप नोट डाउन करना। सेकंड इज कोसाइन फंक्शन। कोसाइन फंक्शन को देखोगे तो वो भी खुद को एक इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। देखो ऐसा होता है कॉस का फंक्शन। बोलो यस और नो। इट स्टार्ट फ्रॉम +1, बोलो यस और नो, एंड इट एंड्स विथ -1, बोलो यस और नो। टाइम इंटरवल्स को अगर आप चेक करोगे इट इज 0, इट इज π/2। अरे देख के ही बोल दो दे दो पाई, नेक्स्ट इज 3π/2, नेक्स्ट इज 2 पाई, नेक्स्ट इज 3 पाई, नेक्स्ट इज। आप चेक करो 2 पाई के बाद अगर आप इस कर्व को भी क्लोजली अगर आप देखो तो ये कर्व भी 2 पाई के बाद खुद को रिपीट कर रहा है। ये एक कर्व अगेन रिपीटिंग। तो दिस कर्व इज रिपीटिंग इटसेल्फ आफ्टर 2 पाई। देखो यही कर्व है ना, और चेक करो ये कितने के बाद रिपीट कर रहा है? 0 से 2 पाई तक। देखो यहां तक पहुंच गया। चेक करो यही तो बनाया है। यस और नो। फिर अगले 2 पाई के बाद कौन सा आता है? 4 पाई। हम वहां तक गए नहीं, आप चेक करके देखो यहां तक। यस 7 पाई के बाद ये क्या आएगा? 4 पाई। देखो 4 पाई के बाद ये फिर किसको क्या कर रहा है? नेक्स्ट इज फ्रॉम 6 पाई। सो द कोसाइन फंक्शन इज ऑल्सो अ पीरियोडिक फंक्शन whose periodicity is 2 pi, है ना? It is also a periodic function and which repeats itself after 2 pi. तो periodicity of both sine function and cosine function are 2 pi. क्या इतनी बात पूरी तरह से क्लियर है? मैंने क्यों साइन और कोसाइन को लिया ये बात समझ में आ रही है? मैं tan को क्यों नहीं ले सकता? आप देखो tan की वैल्यू रिपीट नहीं होती है। tan is not a periodic function। tan 30 की वैल्यू किसी डिफरेंट एंगल के साथ ऐड करने पे सेम tan 30 रिपीट नहीं होगा। cot is not a periodic function।
So we have only two periodic functions in trigonometry, which are sine function and cosine function. एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ऐसा नहीं है कि अकेला साइन फंक्शन या अकेला कोसाइन फंक्शन ही पीरियोडिक फंक्शन हो सकता है। साइन और कोसाइन की कॉम्बिनेशन से भी हम कुछ ऐसा फंक्शन बना सकते हैं जो भी कैसे नेचर का हो सकता है, बोलो बेटा, पीरियोडिक नेचर का हो सकता है। जो किस नेचर का हो सकता है? पीरियोडिक नेचर का हो सकता है। ठीक है, कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ साइन कोसाइन एंड डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इट कुड बी ऑफ tan cot whatever it is, है ना, एंड स्टिल देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इट कुड बी अ पीरियोडिक फंक्शन व्हिच रिपीट्स इट्स वैल्यू आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। हम इसकी डिटेल डिस्कशन करेंगे आने वाली क्लासेस में, पहले आप इतनी बात नोट करो, फटाफट तेजी से नोट करो।
क्या राजवीर, जल्दी लिखो बेटा। रब कर दूं? ठीक है बेटा, आ जाओ। तो अब हमने बहुत सारे मोशंस के बीच में, अब आप सीखते हैं कि भाई पीरियोडिक मोशन किसको कहते हैं, और पीरियोडिक मोशन से ऑसिलेटरी मोशन किसको कहते हैं, ऑसिलेटरी और पीरियोडिक में क्या डिफरेंस है, और हमने कौन सी ऑसिलेटरी मोशन के बारे में पढ़ना है, इन सब चीजों को सीखते हैं। आया। सबसे पहले लिखो पीरियोडिक मोशन, लिखो पीरियोडिक मोशन। द मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज सेड टू बी पीरियोडिक। बात नहीं करो बेटा, लिखो बेटा। द मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज सेड टू बी पीरियोडिक। द मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज सेड टू बी पीरियोडिक if it repeat itself, if it repeats itself after a fixed interval of time, if it repeat itself after a fixed interval of time, किसको कहेंगे पीरियोडिक मोशन, बोलो बेटा। if it repeat itself after a fixed interval of time and the time interval is called, and the time interval is called periodicity, and the time interval is called periodicity of the motion, है ना, and the time interval is called periodicity of the motion, है ना। और उस टाइम इंटरवल को हम क्या कहेंगे, बोलो बेटा, periodicity of the motion। तो ये हो गया periodic motion। नेक्स्ट लिखो oscillation, नेक्स्ट लिखो oscillation। तो क्या होता है oscillation, लिखो बेटा। an oscillation is a special type of periodic motion, देखो, an oscillation is a special type of periodic motion special type of periodic motion in which the particle is in to and fro motion, in which the particle is in to and fro motion about a fixed point, about a fixed point called mean position, about a fixed point called mean position, है ना, about a fixed point called mean position। समझाता हूं पूरी बात। एक और नेक्स्ट फोर्स लिखो, रीस्टोरिंग फोर्स। ये फोर्स मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है, याद है, सॉलिड्स में भी पढ़ाया था, है ना। यहां रीस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, अगर आप किसी बॉडी को मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करते हो, अगर आप किसी बॉडी को कहां से डिस्प्लेस करते हो, मीन पोजीशन से, तो जिस फोर्स की वजह से बॉडी वापस अपने मीन पोजीशन पर आना चाहती है, उसको हम क्या कहेंगे, रीस्टोरिंग फोर्स। तो लिखो रीस्टोरिंग फोर्स में, if particle is displaced from mean position, if particle is displaced from mean position, a force will act, a force will act
on it to bring back the particle to its equilibrium position or mean position is called restoring force. ओके, एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं बेटा, ध्यान से देख। दिस इज अ फिक्स पॉइंट और इससे एक ऐसे मास पेंडुलम, आपने देखा है वो पेंडुलम वाली वॉच यार, है ना, लगी होती है कहाँ, वो म्यूजियम में, है ना, जहाँ बूढ़े बच्चे जाते होते हैं। एक मास m लगा हुआ है, अगर आप इसको ऐसे खींच के छोड़ दो तो इसका मोशन कुछ ऐसा होगा, बोलो ये सब, इट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग लाइक दिस। नाउ दिस पोजीशन इज द मीन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, है ना। ये पार्टिकल की कौन सी पोजीशन है, मीन पोजीशन, जिसको हमने इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोला हुआ। लेट यू हैव displaced the particle through an angle theta from the mean position, let it is making an angle theta over here। क्या लगेगा बोलो बेटा, नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगी, दिस फोर्स इज माय mg, इसके तरफ एक फोर्स क्या लग रही होगी, टेंशन। अगर आप mg के कंपोनेंट्स को ब्रेक करोगे, you will find it like this angle is theta, this is also theta, will be your mg cos theta and this is your mg sin। clear है? Now this tension force is balanced by mg cos theta। ये जो mg sin theta फोर्स है बेटा, ये इस पार्टिकल को वापस कहां लेकर आना चाहता है, मीन पोजीशन पर लेकर आना चाहता है। तो दिस फोर्स इज बिहेविंग लाइक अ स्टोरी, हमेशा समझना बहुत जरूरी है, बिहेविंग लाइक अ स्टोरी। लाइकवाइज अगर ये इधर जा रहा होगा तो भी ये सिमिलर कहानी होगी, बोलो यस और नो, है ना। तो रीस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स है जो पार्टिकल को वापस अपने मीन पोजीशन की तरफ लेकर आना चाहता है। दूसरा एग्जांपल के लिए समझते हैं, दूसरा बहुत ही पुराना एग्जांपल जिसको आप बहुत बार देखते आ रहे हो, आपने वर्क में ही पढ़ा होगा, याद है क्या, मैंने ऐसे लाइन खींची है, क्या लगाऊंगा, स्प्रिंग, वेरी गुड। स्प्रिंग के साथ मैंने बॉडी अटैच कर दी, अभी स्प्रिंग अनस्ट्रेच पोजीशन पे है। नाउ दिस पोजीशन इज माय मीन पोजीशन। फोर्स लगा के बॉडी को खींच दिया है, यहां तक मान लो मैंने पार्टिकल को डिस्प्लेस कर दिया x, तो ऑटोमेटिकली ये स्प्रिंग की वजह से इधर की तरफ एक फोर्स लगनी शुरू हो जाएगी, बोलो बेटा ये सब लो, which will tend to bring the body back to this position, yes or no, which will tend to bring the body in this position। और जब बॉडी यहां कहीं पर होगा कंप्रेस में, तो ये इधर की तरफ लग रही है फोर्स, बोलो बेटा यस और नो, है ना। नाउ दिस फोर्स, नाउ इन दिस डायरेक्शन, दिस इज माय रिस्टोरिंग फोर्स। इमेजिन कर पा रहे हो सिचुएशन की नहीं, और यहां पे रिस्टोरिंग फोर्स कौन सी है, ये मेरी रिस्टोरिंग फोर्स होगी, बोलो यार, सिचुएशन क्लियर है पूरी तरह से, है ना। ये पार्टिकल की कौन सी पोजीशन थी, मीन पोजीशन। जब पार्टिकल इस पोजीशन पर आया व्हेन इट इज कंप्रेस, और जब पार्टिकल इस पोजीशन पर आया व्हेन इट इज elongated। So in the both condition we have a restoring force acting over it which will tend to bring the body to its mean position। क्या मेरी बात पूरी तरह से क्लियर है ना, दोनों जगह पर भी पार्टिकल पे क्या लग रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स। फटाफट नोट डाउन करते हैं। एक बात और यहां से देखो, क्या ये पीरियोडिक मोशन है, yes। क्या ये पीरियोडिक मोशन है, यस, यस इट इज अ पीरियोडिक मोशन, इट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ फिक्स्ड टाइम। तो ये पीरियोडिक मोशन है, यस। क्या ये पीरियोडिक मोशन है, यस। क्या ये ऑसिलेटरी मोशन है, यस। क्या ये ऑसिलेटरी मोशन है, यस, यस, इट इज इन टू एंड फ्रो मोशन छोटू, है ना। तो इट इज पीरियोडिक एज वेल एज ऑसिलेटरी।
It is also in periodic as well as oscillatory. है ना? So both the motions are periodic in nature as well as oscillatory in nature. ठीक है बेटा, एक और एग्जांपल देखो, उससे एक और बात सीखने के। मान लो यहाँ पर सन है, तो आजकल कम दिख रहा है, और सन के अराउंड रोटेट कर रहा है। ये कैसा मोशन है? पीरियोडिक है? ये पीरियोडिक मोशन है पहले, ये सर इट इज अ पीरियोडिक मोशन। यस, इट इज अ पीरियोडिक। इज इट एन ऑसिलेटरी मोशन? नो, इट इज नॉट एन ऑसिलेटरी मोशन। ये टू एंड फ्रो नहीं कर रहा। ठीक है, समझना मेरी बात ध्यान से। क्या ये जो पहला एग्जाम्पल है ये पीरियोडिक है? यस, इट इज अ पीरियोडिक। क्या ये ऑसिलेटरी है? यस, इट इज एन ऑसिलेटरी। दूसरा एग्जाम्पल, क्या ये एक पीरियोडिक मोशन है? यस। क्या ये ऑसिलेटरी मोशन है? यस। इस एग्जाम्पल में क्या ये पीरियोडिक मोशन है? यस। क्या ये ऑसिलेटरी मोशन है? नो। तो पहली बात समझ, यहां से क्या समझ में आता है? जितना भी ऑसिलेटरी मोशन है दे ऑल आर पीरियोडिक इन नेचर। जितने भी ऑसिलेटरी मोशंस होंगे दे ऑल आर पीरियोडिक इन नेचर, बट द पीरियोडिक मोशन आर नॉट नेसेसरी टू बी ऑसिलेटरी इन नेचर। ठीक है, तो नोट करके लिखो इसके नीचे, ऑल oscillatory motion are periodic in nature, but all periodic motions are not necessarily oscillatory. एग्जाम्पल दिख रहा है सामने आपको? जो अर्थ सन के अराउंड घूम रहा है, इट इज एन पीरियोडिक मोशन, बट इट इज नॉट एन ऑसिलेटरी मोशन। बट दिस, द motion of the swinging of an pendulum, it is an periodic motion as well as it is an oscillatory। ठीक है, अब हमने तो अभी तक क्या सीखा? ऑसिलेटरी मोशन और पीरियोडिक मोशन। लेकिन क्या हमें हर तरह की ऑसिलेटरी मोशन पढ़नी है? ना। क्या हमें हर तरह की ऑसिलेटरी मोशन पढ़नी है? ना। वी हैव टू स्टडी अबाउट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन विच इज कॉल्ड माय सिंपल हार्मोनिक हमारे सिलेबस में बहुत ही इजी फॉर्म है। ठीक है, आपको ये मुश्किल लग सकता है पर ये मुश्किल नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ऑसिलेटरी तो और भी कई डिफिकल्ट फॉर्म का हो सकता था। हमने उसका सबसे कौन सा फॉर्म पढ़ना है? सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म पढ़ना है, एंड दैट सिंपलेस्ट फॉर्म इज आर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो मन में फिर एक सवाल आता है, ऑसिलेटरी पीरियोडिक तो देख के पता चल रहा है, कॉन्सेंट्रेट कर, यस और नो, कि भाई कोई एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम पे घूम रहा है तो पीरियोडिक है। अगर अपने सेम पाथ को रिपीट कर रहा है तो ऑसिलेटरी है। लेकिन वो ऑसिलेटरी सिंपल हार्मोनिक होगा, ये कैसे पता चले? तो इसके लिए सिंपल हार्मोनिक की डेफिनेशन, सिंपल हार्मोनिक कहता है कि अगर किसी पार्टिकल की एक्सेलरेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो पोजीशन से। कैसे प्रोपोर्शनल हो? पोजीशन से।
है ना, मतलब पोजीशन चेंज हो तो एक्सेलरेशन चेंज, और इनके बीच का जो वेरिएशन है दैट शुड बी लीनियर इन नेचर। तो लीनियर नेचर का मतलब जितनी एक्सेलरेशन बढ़ी उतनी पोजीशन चेंज, या जितनी पोजीशन ज्यादा चेंज होगी एक्सेलरेशन उतनी ज्यादा। तो उस तरह की ऑसिलेटरी मोशन को वी विल टर्म एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। नहीं बात समझ, बहुत तरह का ऑसिलेटरी मोशन हो सकता है, लेकिन क्या होना चाहिए सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, बोले बेटा एक्सीलरेशन शुड बी प्रोपोर्शनल टू पोजीशन। अब देखो x की पावर कितनी है 1, अगर यहां x की पावर में 2 लिख दूं तो क्या एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल नहीं है? एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल या डिस्प्लेसमेंट के है, लेकिन अब वेरिएशन लीनियर नहीं है, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा। इसकी पावर में 3/2 लिख दूं, नाउ इट इज नॉट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अगर एक्सेलरेशन इज directly proportional to position and their variation is linear in nature, then only this is called simple harmonic motion। क्या मेरी बात पूरी तरह से क्लियर? देखो लिखवाता हूं, it is a special type of simple harmonic motion, it is a special type of oscillatory motion, it is a special type of oscillatory motion in which the acceleration of a vibrating particle, in which the acceleration of a vibrating particle, acceleration of at any position, is directly proportional to its displacement, directly proportional to its displacement from a fixed point, known as mean position, directly proportional to displacement from a fixed point known as mean position। बोलो आई बात समझ? तो कैसे पता चलेगा कौन सा ऑसिलेटरी सिंपल हार्मोनिक मोशन है? बोलो बेटा एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोजीशन, A is directly proportional to X, then only the oscillatory motion is simple harmonic in nature। आओ एग्जांपल के तौर से समझते हैं। मान लो ये किसी पार्टिकल की मीन पोजीशन है और पार्टिकल इस यहां से लेके यहां तक के बीच में ऑसिलेट कर रहा है, तो दिस इज माय मीन पोजीशन। maximum displacement from mean position on the either side is known as my amplitude, है ना? अब सबने सीखा हुआ है, बेसिक बातें दोबारा रिवाइज करवा दूंगा, पर ये पता होना चाहिए यार। व्हाट इज एम्पलीट्यूड? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, एंड एम्पलीट्यूड इज ऑलवेज ऑन द आइदर साइड, दोनों साइड्स पर होते हैं एम्पलीट्यूड, तभी तो टू एंड फ्रो होगा भाई। अरे मैं यहां से चल रहा हूं तो मैं यहां से यहां तक जा सकता हूं, ये मेरे मीन पोजीशन से कौन सा डिस्प्लेसमेंट है? मैक्सिमम। ये क्या कहलाएगा? मेरा एम्पलीट्यूड। लाइकवाइज मैं यहां हूं, यहां से यहां तक जा सकता हूं, ये भी मेरा क्या कहलाएगा? एम्पलीट्यूड। सो मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा? मेरा एम्पलीट्यूड। और मान लो पार्टिकल किसी इस पोजीशन पर है, इट इज द पार्टिकल m and let its displacement is x from the mean position। So according to the definition of simple harmonic motion, the acceleration of particle should be proportional to x। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो ये कैसा मोशन होगा? इट इज अ सिंपल हार्मोनिक। और देखना जरा, प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो एक साइन क्या आ जाएगा? बोलो, एक को कांस्टेंट आएगा, तो द कांस्टेंट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बन गया मेरे पास?
ओमेगा आप सबको पता है, ओमेगा क्या होता है मेरे पास, बोलो बेटा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और ये नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा होता है, द नेगेटिव साइन शोज दैट कि ये जो एक्सेलरेशन होगी ये किस डायरेक्शन लग रही है, डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, पहले नोट डाउन करो फिर लिखवाता हूं कौन सी बात। तो कांस्टेंट डाला भाई, ए इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, प्रोपोर्शनल आओगे तो कांस्टेंट आएगा, इस कांस्टेंट इज ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। हाँ, अगर डिस्प्लेस इधर हो तो एक्सेलरेशन इधर लगेगी, अगर डिस्प्लेस इधर करोगे तो एक्सेलरेशन इधर लगेगी। वेरी गुड। प्रॉपर कपड़े लेकर आया करो, शाम को जाता है ना ठंड ज्यादा हो जाती है, बीमार पड़ जाओगे तो फिर फाइनल पेपर के समय दिक्कत आएगी। क्लियर करो प्रॉपर, जवानी के जोश में मत निकलना। ठंड उम्र देख के नहीं मारती होती है कि बूढ़ा है तो इसकी जान ले लो, जवान है तो इसको छोड़ दो, समझ रहे हो राणा साहब। बाकी अब प्रेम भेंट कब आ रहा है? डन यार, हो गया। अब देखो ध्यान से लिख लो, द नेगेटिव साइन शोज दैट, द नेगेटिव साइन शोज दैट the particle is always directed, particle is always directed towards the mean position, the particle is always directed towards the mean position, the negative sign shows that the particle is always directed towards the mean position, or acceleration, direction of acceleration is opposite to displacement, direction of acceleration is opposite to displacement। इतनी बात सबको क्लियर है पूरी तरह से? आज हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन सीखी है, रिलेशन साथ साथ में लिखते चलेंगे। द फर्स्ट रिलेशन इज ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अच्छा देखना जरा यार, और कुछ मजेदार रिलेशन यहां से निकल के सामने आएगा आपके। मैं दोनों साइड एम से मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्या बनेगा बोलो बेटा, एम ए इज इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। बोलो कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा जी, एम ए का मतलब क्या बनता है बोलो बेटा, एफ, एफ इज इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। और ध्यान से देखो, मैं एम एक कांस्टेंट है, ओमेगा स्क्वायर इज ऑलरेडी अ कांस्टेंट, तो मैं एम ओमेगा स्क्वायर को अगर के मान लूं तो एफ इज इक्वल टू क्या बन जाएगा यहाँ पे, माइनस के एफ, वेयर के इज इक्वल टू एम ओमेगा। बात समझ आ रही है? फटाफट नोट डाउन कर लो इसको। जो लोग कल के टेस्ट में नहीं आते एक बार खड़े हो जाओ तो जरा, जो लोग कल के टेस्ट में नहीं आते खड़े हो जाओ, फटाफट तेजी से खड़े हो जाओ। ब्रह्म तुमने कल का टेस्ट क्यों नहीं दिया था? स्कूटर नहीं? तूने मेरे को बोला फोन करके सर मेरा स्कूटर नहीं है, मैं टेस्ट, तेरे पास 100 रुपया कैब करके आ जाता है यहाँ पे, 30-40 रुपए में आजकल तो बाइक मिलती है उससे आ जाता। सोचा नहीं इस बारे में?
अगर मान ले तेरी शादी तय हुई, लड़की ने मना कर दिया, फिर तू आगे किसी के बारे में सोचेगा ही नहीं। तो सबसे पहले फाइनल पेपर किसका है? तो मोशन इन वन डायमेंशन का टेस्ट कल दोबारा देगा, ठीक है? नहीं, के अलावा भी देगा। तेरे कितने चैप्टर तैयार हो गए फर्स्ट को?
नहीं अर्जुन, लास्ट वार्निंग, लास्ट शब्द खत्म हो जाएगा, लास्ट वार्निंग नहीं करना। K इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर, यहां से आपको ओमेगा की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो। एक और रिलेशन क्या आएगा, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ K बाय एम। नाउ दिस इज ऑल्सो एन वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। एक बार तुम एंड में सारे रिलेशंस को देखो, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, सारे रिलेशंस को देखो। तो पहला रिलेशन आपने आज क्या सीखा, A इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। दूसरा F इज इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। तीसरा F is equal to minus kx, both are in the same form. And the fourth one, omega is equal to under root of K by m, where K is a constant, m is mass. K is my spring constant. बात समझ में आ रही है? फटाफट नोट डाउन करो। हो गया? सुनना ध्यान से। इफ x इज इक्वल टू 0, किसकी वैल्यू 0 बोलो बेटा, x की वैल्यू 0, तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाती है मेरे पास फिर से 0। इफ x इज इक्वल टू 0, फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाती है मेरे पास 0। इसका मतलब अगर पार्टिकल मीन पोजीशन पे होगा तो उसके ऊपर कोई भी नेट अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगेगी, है ना। तो लिख लो इसको नोट करके, इफ x इज इक्वल टू 0, f इज इक्वल टू 0। इफ x इज इक्वल टू 0, f इज इक्वल टू 0, which means there is no net unbalanced force when the particle is at its mean position. When the particle is at its mean position. लिखना नोट करके, the oscillation amplitude of the particle, the oscillation amplitude of the particle, the oscillation amplitude of the particle must be very small as compared to surrounding, for the motion be simple harmonic. For the motion simple harmonic, मतलब समझना, अगर कोई पार्टिकल बहुत बड़े एम्पलीट्यूड पे ऑसिलेट कर रहा है, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, अगर कोई पार्टिकल बहुत बड़े एम्पलीट्यूड पे ऑसिलेट कर रहा है तो वो फिर से सिंपल हार्मोनिक इन मोशन नहीं होगा, वो फिर से सिंपल हार्मोनिक इन मोशन नहीं होगा, ठीक है। तो एक्सीलरेशन शुड बी प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट along with the fact that the amplitude should be small. Next, the restoring force is always directed towards the mean position. Second, the restoring force should be directed towards the mean position, and proportional to displacement. Proportional to displacement and proportional to displacement, है ना। बस दिख रहा है, force should be proportional to displacement। तो एक तो वही एम्पलीट्यूड से, एक्सेलरेशन से ही क्या टर्म आ गया, अगर एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट तो फोर्स इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। कई जगह पर, कई बुक्स में पहले ये लिखा हुआ है कि फॉर मोशन टू बी इन सिंपल हार्मोनिक फोर्स शुड बी प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन
जो इसका एक्चुअल फैक्ट है दैट इज एक्सीलरेशन शुड बी प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। क्या मेरी बात पूरी तरह से क्लियर? ओके। और दूसरी चीज क्या है, इसका एम्पलीट्यूड बहुत लार्ज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट लिखो, सम टर्म्स रिलेटेड टू सिंपल हार्मोनिक। सम टर्म्स रिलेटेड टू सिंपल हार्मोनिक मोशन। 7:30 से 9:30 रख लू? 8 से 9:30? मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं उठ जाऊंगा, तुम्हें ठंड में दिक्कत होगी, मुझे कोई परेशानी नहीं। हाँ जी। ऑल्टरनेट डेज होते? हाँ, कल के ऑल्टरनेट पे ना। तुम लोग की हर्षिता कौन से ऑल्टरनेट में होती है? किस ऑल्टरनेट में? हाँ जी। हाँ वही है ना, कल कल कौन सा दिन है बेटा? वेडनेसडे के ऑल्टरनेट है। हाँ जी। एक मिनट रुक जाओ ना, पहले एक तुम्हारी मंडे, तुम्हारी है मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, तो मैं कर देता हूँ ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे। ठीक है, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे। ठीक। और टाइमिंग तुम लोग की क्या होती है? भाई 6 से 8 होती है। चलो वो देख लेते हैं, टाइम में डिस्कस कर। मेरी बात सुनो, आप उसमें से आप लोग कोई भी क्लास मिस नहीं करोगे, क्योंकि ये भी हो सकता है कि मैं उसमें ग्रेविटेशन भी शुरू करूं। ठीक है, उसमें मैं ग्रेविटेशन भी शुरू करूं, तो उसमें क्लास तो किसी हाल में मिस नहीं करना है। ठीक है, तो मुझे अपना कन्वीनियंट टाइम बता दे। नेक्स्ट इज आर टर्म्स रिलेटेड विथ एसएचएफ। क्या बोलो बेटा? टर्म्स रिलेटेड विथ एसएचएफ। ध्यान से देखना बेटा, टर्म्स रिलेटेड विथ एसएचएफ। सबसे पहला टर्म आएगा आर एम्पलीट्यूड। इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। मैं बहुत छोटी छोटी बात सब डिस्कस करते हुए आगे बढ़ूंगा। क्या होगा बोलो बेटा? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक है। दूसरा, ध्यान से देखना बेटा, यहां सबका ध्यान, लिखना बाद में, बैठ जाओ बैठो। पहला इसमें एक होगा टाइम पीरियड, और दूसरा भी होगा एक तरह का टाइम पीरियड या टाइम। टाइम जो टाइम पीरियड जो होगा, और एक होगा टाइम जो कैपिटल टी से डिनोट होगा, इट इज माय टाइम पीरियड। इसका क्या मतलब है जरा वो समझो। मान लो ये एक पार्टिकल है जो इसके अबाउट ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। क्या कर रहा है? यहां के अबाउट ये ऑसिलेट कर रहा है। इस कंप्लीट वन ऑसिलेशन में उसको जितना टाइम लगता है उसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल टी, है ना। एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने में जितना टाइम लगता है उसको क्या कहते हैं? कैपिटल टी। लेकिन मान लो
किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर वो ऐसे किसी पोजीशन पर है, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल टी। नहीं, मेरी बात समझ में आई? जैसे हमारी क्लास 24 आवर्स के बाद होगी, लेकिन मान लो ये 8 बजे क्या कर रहा होगा, वो एक टी है, स्मॉल टी है ना, फॉर अ पर्टिकुलर टाइम। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो 24 आवर इज आर कैपिटल टी, लेकिन टी एक पर्टिकुलर टाइम की बात है। मिस्टेक मत करना, यहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कैपिटल टी इज माई टोटल टाइम पीरियड फॉर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, एंड स्मॉल टी इज टाइम ऑफ एन स्पेसिफिक पर्टिकुलर टाइम। यस और नो? ओके। अच्छा, इसके साथ एम्पलीट्यूड हो गया, टाइम पीरियड हो गया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिनोटेड बाय ओमेगा, और ओमेगा का फॉर्मूला हो जाता है 2 पाई न्यू, या फिर ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी, दोनों ही ओमेगा का फॉर्मूला हो जाता है। एंड द थर्ड वन इज माय फेज, फेज इज डिनोटेड बाय फाई। पहले ये सारा लिखो, फिर मैं आपको फेज समझाता हूं। बच्चों को जनरली सबसे ज्यादा समझने में दिक्कत आती है, दैट इज फेज। बस लास्ट पॉइंट फेज सीखेंगे हम। ऐसा जब ना थोड़ी तसल्ली से करना बेटा, तुम्हारे ही बेनिफिट के लिए है। तो मनवीर सुबह आ जाएगा ना? परसों से, कल नहीं, परसों से। अभी ग्रुप में मैं मैसेज बना के दे दूंगा, परसों से शुरू कर, परसों से 100% शुरू करना। हमने ये 25-26 के आसपास शुरू करना था, तो 3-4 दिन, एक वीक डिले हो गया। 25-26 के आसपास इनके पेपर चल रहे थे, 30 तक मैं ही शायद थोड़ा ढीला पड़ गया। ठीक है, ठंड भी बड़ी थी, लेकिन कल मैंने सोच लिया कि नहीं भाई, आते के साथ क्लास शुरू करते हैं। बस मेरे को 1-2 दिन के लिए थोड़ा सा ब्रेक चाहिए था, मैं बहुत टायर्ड हो गया था, तो अब मैं रिफ्रेश हो गया हूँ, फिर अब जम के काम करेंगे। ऐसे ही होता।
अब लास्ट चीज क्या रखी इसमें बोलो बेटा, फोर्थ पॉइंट इज फेज। देखो फेज हमेशा एक कंपैरेटिव टर्म है। कैसा टर्म है फेज? हमेशा एक कंपैरेटिव टर्म। जैसे हाइट कैसा टर्म है? कंपैरेटिव। वेट कैसा टर्म है? कंपैरेटिव। उसी तरह से किसी भी पार्टिकल का जो फेज है वो फेज भी एक कंपैरेटिव टर्म है। देखना मैं आपको डायग्रामेटिक तरीके से एग्जांपल से समझाता हूं। जब भी मैं फेज बोल रहा हूंगा ना तो ये अंडरस्टूड है कि ये फेज डिफरेंस की बात है। कहने का क्या मतलब है, अगर मैं अपनी और तुम्हारी हाइट के कंपैरिजन की बात करूं तो ये अंडरस्टूड है कि तुम्हारी और मेरी हाइट के डिफरेंस की कहानी। अगर मैं अपने वेट की बात कर रहा हूंगा तो ये अंडरस्टूड है कि तुम्हारे और मेरे वेट के डिफरेंस की कहानी है। यस और नो? लाइकवाइज मान लो मैं एक सर्कुलर मोशन से इसका एग्जांपल ले रहा होता हूं। मान लो ये एक पार्टिकल है, कोई एक पार्टिकल यहां पर है और दूसरा पार्टिकल भी यहां पर है और t इज इक्वल टू 0 पे t इज इक्वल टू 0 पे दोनों ही पार्टिकल्स इधर की तरफ जाना शुरू करते हैं। सेम टाइम पे दोनों इधर जा रहे हैं तो हम कहेंगे कि दोनों के बीच का डेल्टा फाई 0 है, मतलब फेज डिफरेंस नहीं है। डेल्टा का मतलब हमेशा क्या होता है? चेंज। फाई का मतलब फेज। तो डेल्टा फाई 0 का मतलब फेज डिफरेंस इज 0। क्या मेरी बात क्लियर है? डेल्टा फाई 0 का मतलब फेज डिफरेंस इज 0। दूसरा एग्जांपल लेके देखो, इसी के ऊपर कोई पार्टिकल है, एक पार्टिकल यहां से शुरू कर रहा है और दूसरा पार्टिकल यहां से शुरू कर रहा है। दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल का डिफरेंस होगा, बोलो यस और नो? ये पार्टिकल यहां से मूव करके इधर जा रहा है और ये पार्टिकल यहां से मूव करके यहां जा रहा है, तो हम कहेंगे दोनों के बीच में डेल्टा फाई की वैल्यू कितनी है? फाई। बात समझ आ रही है? यहां पर कहेंगे बोथ आर इन सेम फेज। अगर फेज डिफरेंस 0 है तो मतलब सेम फेज में। क्या मेरी बात क्लियर है? और फेज डिफरेंस की कुछ वैल्यू आ रही है तो दे आर आउट ऑफ फेज। फेज डिफरेंस की वैल्यू आ रही है, दे आर आउट ऑफ फेज। एक और एग्जांपल, 3 और एग्जांपल देता हूं, तो देखना ध्यान से। 1 मिनट, सबका ध्यान आओ। एक पार्टिकल यहां से शुरू कर रहा है और एक पार्टिकल यहां से शुरू कर रहा है। ये यहां से ऊपर जा रहा है और ये यहां से नीचे जा रहा है। थोड़े टाइम के बाद ये पार्टिकल यहां पहुंच गया और ये पार्टिकल यहां पहुंच गया। दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना हो गया? देखो पाई। यस और नो? शुरू में भी देखो ये यहां था और ये यहां था, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना था? पाई पाई पाई। ये यहां से यहां चला गया और ये यहां से यहां चला गया, अभी भी दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना है? पाई। तो ये दोनों किस चीज में कहलाएगा? आउट ऑफ फेज। वो क्या कहलाएगा? दोनों आउट ऑफ फेज में, जिनका फेज डिफरेंस कितना है? फेज डिफरेंस कितना है? पाई। हेलो, हाँ जी मैम। नहीं मैम, बस मैं क्लास खत्म करने लगा हूं 5 मिनट। हाँ जी, ठीक है। तो ये डेल्टा फाई की वैल्यू किसके बराबर होगी बोलो बेटा? पाई के बराबर। अच्छा, साइन और कॉस का एग्जांपल लेके देखो, ध्यान से देखना। ये किसका एग्जांपल है? साइन का। ये किसका एग्जांपल है? कॉस का। ये देखो, खोज के देखो, ये दोनों किसके कितने फेज डिफरेंस पे? पाई बाय 2 पे। अरे साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा कॉस थीटा, बोलो यार। तो साइन और कॉस कितने के फेज डिफरेंस पे? पाई बाय 2 पे। देखो जरा यहां ध्यान से देखो, कैसे देखो जरा। साइन शुरू कहां से होता है? 0 से, और कहां जाता है? ऊपर। कॉस को देखो कहां से शुरू होता है? ऊपर से, और कहां जाता है? नीचे। तो साइन और कॉस सेम फेज में है कि आउट ऑफ फेज में है? आउट ऑफ फेज में। और कितने का फेज डिफरेंस? पाई बाय 2। नहीं बात समझ में आई? तो फेज और फेज डिफरेंस का मतलब क्या है? दोनों का बिहेवियर कैसा है। ये दोनों कहां से शुरू कर रहे थे? सेम जगह से। और किधर जा रहे थे? सेम तरफ। फेज डिफरेंस 0। दोनों किसमें कहलाएगा? सेम फेज में। यहां पे दोनों के बीच का फेज डिफरेंस पाई। बोथ आर आउट ऑफ फेज, फेज डिफरेंस इज पाई। यहां पर फेज डिफरेंस इज पाई। साइन और कॉस में फेज डिफरेंस इज पाई बाय 2। क्या फेज डिफरेंस की पूरी कहानी क्लियर है? दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। नोट डाउन करो, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे।